जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेके फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र के बारे में, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम लोग जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में अच्छी तरीके से हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मन में सवाल आता है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, जो मेल होते हैं यानी जिसको हम लोग नर कहते हैं, तो मेल में जो होते हैं उनके जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं, सेक्सुअल आर्गन होते हैं, उन्हीं सभी आर्गनों को मिला के क्या बना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है। जैसे मेल के पास क्या होता है, मेल के पास होता है वृषण कोश, वृषण कोश में होता है वृषण, उसके पास होता है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी के बाद होता है उसके पास कुछ सहायक जनन ग्रंथियां जैसे प्रोस्टेट, काउपर, शुक्राशय। इन सभी को मिला के पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र बना हुआ है। तो आइए इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। तो हम लोग एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद तब हम लोग और अच्छे से उस पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। यानी हम लोग बात करें अगर नर जनन तंत्र की, तो नर जनन तंत्र में वृषण कोश, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी तथा सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब कहोगे सर ये वृषण कोश क्या होता है, वृषण क्या होता है, अधिवृषण क्या होता है, सहायक जनन ग्रंथियां क्या होती हैं, शुक्रवाहिनी क्या होता है। तो परेशान ना हो, आज के इस क्लास में बिल्कुल आसान भाषा में एक एक चीज को पूरा निचोड़ जितना होगा सब आपको पढ़ाने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये वृषण कोश क्या होता है, फिर समझते हैं वृषण क्या होता है, अधिवृषण क्या होता है, शुक्रवाहिनी, सहायक जनन ग्रंथियां क्या होती है। इन सबको समझने के लिए हमको क्या है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको पूरा देखना पड़ेगा। इसमें हम लोग आइए इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए ये पूरा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये पूरा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये हमारा जो ये थैला दिख रहा है आपको, ये मूत्राशय है, जहां पेशाब इकट्ठा होता है, ये मूत्राशय है। मूत्राशय के आगे थोड़ा बढ़ेंगे, ये हमारा जो हरे हरे कलर से हम बनाए हुए हैं इसको हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहेंगे। तो ये जो हमारा ए ग्लैंड है, ए ग्लैंड हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। इसके थोड़ा नीचे आएंगे तो ये रेड रेड कलर से देखिए बनाया गया है। यहाँ पर ये जो रेड कलर से ग्लैंड बनाया गया है इसको हम लोग शुक्रवाहिनी वैस डिफरेंस कहते हैं। नीचे आएंगे तो ये देखो बेलनाकार उत्थानशील अंग बना है। ये जो बेलनाकार अंग बना है इसको हम लोग कहते हैं शिश्न कहते हैं। ये पूरा जो बेलनाकार अंग है, इस पूरे बेलनाकार अंग को हम लोग शिश्न कहते हैं। शिश्न को आम भाषा में लिंग भी कहा जाता है और इसको इंग्लिश में पेनिस कहते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो नर जनन तंत्र होता है उसमें दो वृषण होते हैं। कितने? दो वृषण होते हैं, एक वृषण ए है, एक वृषण ए है। इसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं।
टेस्टिस के ऊपर देखिए ये रेड रेड कलर से कुछ आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग अधिवृषण एपिडिडमिस कहते हैं। एपिडिडमिस से एक यहां से देखिए नस निकला हुआ है, इसको हम लोग शुक्रवाहिनी वैस डिफरेंस कहते हैं। तो नर जनन तंत्र में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को देख लिए हैं। अब हम लोग एक एक पार्ट के बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं। सबसे पहला हमारा जो हेडिंग होगा, तो सबसे पहला हमारा जो हेडिंग होगा वो हेडिंग होगा वृषण कोष क्या होता है। सबसे पहला एक आप अच्छा सा हेडिंग कर लो, वृषण कोष। वृषण कोष, स्कोर्टल सैक। तो सबसे जरूरी है समझना कि ये वृषण कोष क्या होता है। जो नर होते हैं, नर के दोनों टांगों के बीच एक चमड़े का थैला होता है, जिसमें क्या होता है, दो गोल गोल अंडाकार कुछ रहता है, जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं। तो नर के टांगों के बीच एक थैली नुमा संरचना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं वृषण कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण कोष। ये जो वृषण कोष होता है, इसका जो तापमान होता है उस शरीर के तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। हमारे शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, तो वृषण कोष का तापमान उससे 3 डिग्री सेल्सियस कम, यानी 34 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है, नर के टांगों के बीच एक थैली नुमा संरचना होती है, जिसे हम लोग कहते हैं वृषण कोष। वृषण कोष का तापमान शरीर के तापमान से क्या होता है, 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसके अलावा जो वृषण कोष होता है, जब सर्दियों में तापमान घटता है तो वृषण कोष का तापमान भी घटने लगता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग आइए लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। तो हम बोर्ड पे बारी बारी से एक एक चीजों को पॉइंट करके अच्छी तरीके से लिखेंगे, आप उसको साथ साथ नोट करते रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये वृषण कोष क्या होता है। तो वृषण कोष क्या होता है, जो नर होते हैं, नर के टांगों के बीच, नर के टांगों के बीच क्या होता है, एक थैला होता है। तो थैले नुमा, थैले नुमा, थैले नुमा, थैले नुमा संरचना, थैले नुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, थैले नुमा संरचना को हम लोग कहते हैं वृषण कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण कोष। वृषण कोष का जो तापमान होता है कितना कम होता है जी, 3 डिग्री सेल्सियस। किससे? शरीर से। चलिए, जब सर्दियों में क्या होता है, तापमान घटता है, तो वृषण कोष का भी तापमान क्या होता है, घटने लगता है। तो ये हमारा हो गया वृषण कोष के बारे में। वृषण कोष में एक देखो, यहां देखो, 1 2 1 2, तो वृषण कोष में 2 वृषण होते हैं, जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं। तो ये भी लिख लीजिए आप लोग।
वृषण कोश में कितना, दो, दो मतलब एक जोड़ी, एक जोड़ी टेस्टिस होता है। वृषण कोश समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे एक वृषण होता है क्या, वृषण क्या होता है इसको हम लोग अब समझते हैं। तो अब हेडिंग कर दो वृषण या टेस्टिस। टेस्टिस, अब कहोगे सर टेस्टिस क्या होता है। ये जो टेस्टिस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो टेस्टिस, ये रेड वाला नहीं, रेड वाला तो एपिडिडमिस होता है। ये जो ए वाला भाग है जो बिंदी बिंदी करके दिखाई दे रहा है, ये जो भाग है टेस्टिस, एक जो टेस्टिस होता है, एक टेस्टिस की जो लंबाई होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, और एक टेस्टिस की जो मोटाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो इस बात को विशेष तौर पे याद रखिएगा, जो टेस्टिस होता है इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो मोटाई होती है 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा टेस्टिस का जो रंग होता है वो गुलाबी होता है। क्या होता है, गुलाबी होता है। आइए ये सब भी लिख लेते हैं। तो जो टेस्टिस होता है बाबू, जो टेस्टिस होगा, टेस्टिस का जो लंबाई होता है वो कितना होता है जी, 4 से 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी मोटाई कितनी होती है, मोटाई इसकी कितनी होती है, तो इसकी मोटाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ये लगभग में होता है। ठीक है, अगर बात करें टेस्टिस के रंग की, तो इसका रंग किस रंग का होता है, तो गुलाबी रंग का। किस रंग का होता है, गुलाबी रंग का। टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस में शुक्राणु बनते हैं। टेस्टिस में क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु को हम लोग कहते हैं स्पर्म भी कहते हैं। तो यानी टेस्टिस जो होता है, इस टेस्टिस में किसका निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है। इसको भी नोट कर लो आप लोग। शुक्राणु, शुक्राणु का निर्माण। तो इतना बात समझ में आ गया। क्या समझ में आया, टेस्टिस की जो लंबाई होगी वो कितना होगा, 4 से 5 सेंटीमीटर होगा। मोटाई कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर होगा। और इसका रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है। टेस्टिस में किसका निर्माण होता है, तो टेस्टिस में होता है शुक्राणु का निर्माण। किसका निर्माण होता है, टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण होता है। चलिए ठीक। तो अभी हम लोग वृषण कोश और टेस्टिस पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे ये जो टेस्टिस होता है, इसको देखिए, ये जुड़ा हुआ है किससे, अधिवृषण यानी एपिडिडमिस से। देखो ये टेस्टिस है, ये देखो रेड रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है। ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये अधिवृषण होता है, जिसको हम लोग एपिडिडमिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडिडमिस कहते हैं। तो हम लोग अब हम लोग पढ़ेंगे एपिडिडमिस। तो हेडिंग करो एपिडिडमिस। अब बात करेंगे एपिडिडमिस के बारे में। ये आपको जो रेड रेड दिखाई दे रहा होगा, लग रहा होगा कि ऐसे छोटा सा कुछ बना हुआ, नहीं। ये क्या होता है, एक बड़ी सी नस होती है, पतली सी, बहुत पतली सी बड़ी सी नस होती है। ये जो एपिडिडमिस होता है ये 6 मीटर लंबा होता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। कहोगे सर कि इतनी बड़ी नस है कि हमारे शरीर से भी लंबा, बिल्कुल ये 6 मीटर लंबा होता है। तो कहोगे 6 मीटर लंबा होता है तो हमारे शरीर में वहां यहां एडजस्ट कैसे हो गया, बता रहे, पूरी जानकारी दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। जो एपिडिडमिस होता है ये 6 मीटर लंबा होता है।
ये अति कुंडलित होता है और अति कुंडलित होके क्या करता है, यहाँ व्यवस्थित हो जाता है। अब कहोगे सर अति कुंडलित क्या होता है, मतलब 6 मीटर लंबा आप धागा ले लीजिए और लेके उसको इकट्ठा करके ऐसे ऐसे गोल कर दीजिए, तो गोला करेंगे तो ऐसे छोटा सा हो जाएगा, तो मतलब जिसको हम लोग देहाती में कहते हैं अजुरा गया है। तो जो 6 मीटर लंबी एपिडिडमिस थी वो क्या करता है, अजुरा जाता है। अजुराने को हम लोग कहते हैं अति कुंडलित, तो अजुरा जाता है और अजुरा की क्या होता है, एक 4 सेंटीमीटर में आ जाता है। 6 मीटर लंबी जो थी वो 4 सेंटीमीटर में आ जाता है और 4 सेंटीमीटर में आके एक कामा के आकार का, जैसे कामा होता है तो कामा के आकार का क्या होता है, आके यही सेट हो जाता है। इस बात को आप पहले लिख लीजिए, तो आप लिखो ये जो एपिडिडमिस होता है, ये जो एपिडिडमिस होता है इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो 6 मीटर होती है, लेकिन ये क्या होता है, ये अति कुंडलित होता है। अति कुंडलित, ये अति कुंडलित होके क्या करता है, एक कामा के आकार का, जिसको हम लोग कहते हैं अल्प विराम, यानी ये कामा के आकार का हो जाता है और ये 4 सेंटीमीटर में क्या करता है, आके टेस्टिस के एक भाग में क्या होता है, एक भाग में स्थित हो जाता है। ये देखो यहां स्थित हो गया है। इस बात को विशेष तौर पे याद रखिएगा। अधिवृषण जो होता है, यहां नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन जो होता है, नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करता है। इस बात को भी याद रखिएगा। कौन सा हार्मोन्स, नर हार्मोन्स। एपिडिडमिस का एक और काम होता है, इसका काम ये होता है कि जो वृषण में शुक्राणु बने हैं उनका परिपक्वन कहां होता है, एपिडिडमिस में होता है। यानी जो टेस्टिस में शुक्राणु बना हुआ है उस शुक्राणु का पालन पोषण यानी उसको परिपक्वन जो होता है वो कहां होता है, अधिवृषण में होता है। तो इसको भी लिख लीजिए आप। शुक्राणु का परिपक्वन कहां होता है, तो एपिडिडमिस में होता है। कहां होता है, एपिडिडमिस में। ठीक है, इस बात को याद रखिए। इसके अलावा एपिडिडमिस का काम क्या होता है, ये जो एपिडिडमिस होता है ये शुक्राणु को आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, मार्ग भी प्रदान करता है, ताकि ये आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ने के लिए मार्ग कहां आगे बढ़ के जाएगा जी, इसको यहां से फेंकेगा तो ये कहां फेंकेगा, शुक्रवाहिनी में। तो एपिडिडमिस क्या होता है, शुक्रवाहिनी तक जाने के लिए रास्ता भी प्रदान करता है। इस बात को याद रखिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने एपिडिडमिस में क्या देखा, जो एपिडिडमिस की लंबाई होती है वो 6 मीटर होती है, एक अति कुंडलित होके अल्प विराम आकार में हो जाता है और 4 सेंटीमीटर का होके क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। और क्या होता है इसमें, एपिडिडमिस में नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है और एपिडिडमिस में क्या होता है, शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। क्या होता है, परिपक्वन होता है। अब कहोगे सर इतना तो बात, ये पूरा पार्ट समझ में आ गया, थोड़ा आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ेंगे तो हमारा है शुक्रवाहिनी वैस डिफरेंस। क्या है, वैस डिफरेंस। तो आपको यहां समझा देते हैं, वैस ये डी लगा देते हैं, तो डी मतलब आप समझ जाएंगे डिफरेंस, थोड़ा जगह बच जाएगा। ठीक है, वैस डिफरेंस। अब कहोगे सर वैस डिफरेंस क्या होता है, वैस डिफरेंस जो होता है कि यही जो नलिका ऐसे गई हुई है, ये देखो ये ऐसे नलिका यहां से आई हुई है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, यही जो नलिका होती है, ये जो नलिका होती है इसी नलिका को हम लोग कहते हैं वैस डिफरेंस। इसकी जो लंबाई होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है। तो वैस डिफरेंस की जो लंबाई होती है, वैस डिफरेंस की जो लंबाई होती है कितनी होती है जी,
तो 45 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 45 सेंटीमीटर। वॉइस डिफरेंस का काम क्या होता है? तो वॉइस डिफरेंस जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु को आगे बढ़ने के लिए क्या करता है? रास्ता प्रदान करता है, रास्ता प्रदान करता है। क्या करता है? रास्ता प्रदान करता है। वॉइस डिफरेंस समझ में आ गया। वॉइस डिफरेंस के बाद हम लोग समझेंगे, देखिए अभी तक आप लोग को विषण कोश, विषण, अधिविषण और शुक्रवाहिनी यानी वॉइस डिफरेंस समझा दी। अब हम लोग समझेंगे सहायक जनन ग्रंथियां। क्या समझेंगे? सहायक जनन ग्रंथियां। तो आइए आपको यहां लिख के समझा देते हैं। तो यहां हम लोग लिखते हैं सहायक जनन ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां। सेक्स ग्लैंड। तो सहायक जनन ग्रंथियां 3 होती हैं। पहला जो होता है वो होता है शुक्राशय। शुक्राशय को हम लोग सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। और दूसरा आपका हो जाता है प्रोस्टेट। क्या हो जाता है? प्रोस्टेट। तीसरा आपका हो जाता है, प्रोस्टेट। उसके बाद आपका ये हो जाएगा काउपर। काउपर। तो कहने का मतलब जो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, वो सहायक जनन ग्रंथियां 3 होती हैं। सहायक जनन ग्रंथियां कितनी होती हैं? तो सहायक जनन ग्रंथियां कितनी होती हैं? तो सहायक जनन ग्रंथियां 3 होती हैं। यानी पहला हो जाएगा आपका शुक्राशय, उसके बाद हो जाएगा प्रोस्टेट, उसके बाद होगा काउपर। सबसे पहले समझते हैं कि शुक्राशय क्या होता है। देखिए शुक्राशय जो होता है वो 5 सेंटीमीटर, उसका जो लेंथ होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन काम बहुत लाजवाब करता है। अब यहां शुक्राशय के बारे में यही लिख देंगे, यही बगल में ऐसे करके लिख दे रहे हैं। जो शुक्राशय होता है इसका जो लेंथ होता है 5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जो वीर्य होता है, वीर्य में सबसे ज्यादा पार्ट इसी का होता है। यानी जब यहां से शुक्राणु निकलते हुए आता है, ऐसे घूमते घूमते ऐसे आता है, तो जब शुक्राशय से होते हुए जाता है तो शुक्राशय क्या करता है? पीले पदार्थ को छोड़ता है, यानी पीले द्रव को छोड़ता है। एक कैसे द्रव को छोड़ता है जी? तो पीले द्रव को छोड़ता है, पीले द्रव को छोड़ता है। अब पीले द्रव को छोड़ने से क्या मतलब है? पीला द्रव छोड़ता है जो वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग होता है। मतलब जो मेल का पूरा वीर्य बनता है, वीर्य में अकेले 60 से 70% भाग क्या होता है? इसी का होता है। किसका? शुक्राशय का। कितना? 60 से 70% भाग। समझ जाएंगे? 60 से 70% भाग होता है। ये जो पीला द्रव होता है एक चिपचिपा भी होता है, जो क्या करता है? शुक्राणुओं को क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करने का भी कार्य करता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब प्रोस्टेट आपको यहां समझा दे रहे हैं। प्रोस्टेट आपको यहां समझा दे रहा है, ताकि देखो ऐसे हाईलाइट कर, ताकि आपको दिख जाए। देखिए जो प्रोस्टेट होता है यही हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। तो मूत्राशय के नीचे स्थित ग्रंथि को हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है? ये आपके मूत्र तथा
शुक्राणु, ये दोनों का क्या होता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। कब मूत्र को निकालना है, कब शुक्राणु को, दोनों एक साथ नहीं फेंक सकता। इसको कंट्रोल करने का काम ये होता है। हाँ, कभी कभी प्रोस्टेट ग्रंथि में कुछ खराबी आ जाती है, कुछ कमी आ जाता है, तो उससे होता है प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है इंसान को। तो नर में यहाँ एक कैंसर होता है, घातक कैंसर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर। तो प्रोस्टेट कैंसर किसके कारण होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण होता है। लेकिन अगर कोई मेल जब 40 से 45 साल का हो जाता है, तो इसकी जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो धीरे धीरे फूलने लगती है, और फूल के क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। फूल के बड़ा होगा जब, तो यहाँ देखो बीच में एक पाइप गया है, जिसको हम लोग कहते हैं मूत्र मार्ग। तो बीच में जो पाइप गया है मूत्र मार्ग, उस पर दबाव डालने लगता है, जिससे 40 से 45 वर्ष के व्यक्ति को पेशाब त्यागने में समस्या होती है। तो इन सभी बातों को आइए लिख लेते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि कहां स्थित होता है जी, तो मूत्राशय के नीचे। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है मूत्राशय के नीचे स्थित होता है। एक बात और याद रखिएगा, जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है वो वीर्य का क्या करता है, वीर्य का 25 से 30% भाग अकेले स्राव करता है। ये क्या करता है, चिपचिपे व्हाइट चिपचिपे पदार्थ का स्राव करता है, यानी सफेद रंग के चिपचिपे पदार्थ का स्राव करता है। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, नहीं तो भूल जाएंगे। ये होता है क्या, व्हाइट रंग के क्या करता है, एक चिपचिपे पदार्थ का स्राव करता है। ये व्हाइट रंग का जो चिपचिपा पदार्थ होता है, ये क्या होता है, जो आपका वीर्य होगा, वीर्य का ये अकेले 25 से 30% भाग होता है। कितना, 25 से 30% भाग होता है। जो 45 से 50 वर्ष, मान लीजिए 40 से 50 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं, 40 से 50 वर्ष के व्यक्तियों में एक प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है, फूल जाता है। फूल जाता है। फूलने से क्या होता है जी, ये जब फूल जाएगा तो ये मूत्र मार्ग पर दबाव डालता है। क्या डालता है, दबाव। अब दबाव डालने से क्या होगा, जिससे उस व्यक्ति को पेशाब त्यागने में समस्या होती है। क्या होती है, पेशाब त्यागने में समस्या होती है। तो प्रोस्टेट आपको समझ में आ गया। अगला ग्लैंड है काउपर ग्रंथि। क्या होता है, काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि क्या होता है, ये जो काउपर ग्रंथि होता है, जब नर जनन करता है, जनन क्रिया यानी सेक्सुअल रिलेशन मादा के साथ बनाता है, तो ये जो पतला सा पाइप गया है मूत्र मार्ग, ये क्या करता है, काउपर ग्रंथि, यही होता है काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि क्या होगा, ये भी कुछ चिपचिपे पदार्थ को छोड़ देगा इसी पाइप में, जिससे क्या होता है, इस पाइप की अम्लीयता जो होती है वो खत्म हो जाती है। अम्लीयता खत्म हो जाएगी और पाइप क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। और इसका 2-4 बूंद क्या करता है, मादा की योनि में भी छिड़क देता है, इसी रास्ते से फेंक देता है। इससे क्या होता है, मादा की योनि जो होता है चिपचिपा हो जाता है, जिससे क्या होता है, सेक्सुअल रिलेशन बनाने में नर और मादा को कोई समस्या नहीं होता है। उम्मीद करते हैं आपको एक पूरा क्लास बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और अच्छे से समझना है तो एक बार इसको वीडियो को पूरा देखिए, फिर से एक बार रीस्टार्ट करके फिर से देखिए, आपको पूरा क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये समझ में अच्छे से आया है तो बाबू अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो सब भी पढ़ सके, और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को हमारे चैनल संस्कार क्लासेज बाय सुरेंद्र सर से जोड़िए, ताकि आने वाले जितने भी क्लास हैं, जितने क्लास आपको पढ़ाएंगे सब शानदार क्लास रहने वाले हैं। सब एक से बढ़ के एक क्लास है, बेहतर आपको पढ़ाएंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो पूरा मान के चलिए कि आपका एक जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक की अभी श्रृंखला चल रही है, आपको हर एक टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ा दिया जाएगा, कोई टॉपिक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। अब फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।